तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। तो जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग जुआनलिंग के जो अंकल रहते हैं किंग टियान, उन्होंने एक प्लान बनाया रहता है, मतलब मेडुसा क्लैन को एवॉइड करने का। और इस ऑपरेशन को ये स्नेक हंट नाम देते हैं। अब आगे जैसे ये कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, यानी इन लोग की जो मीटिंग हो रही थी, के बाद किंग टियान अंकल निकल जाते हैं। इस दौरान किंग जुआनलिंग भी जाते जाते ये मो और उसके बाजू में जो 2-3 बंदे रहते हैं उनसे कहता है कि जब ये ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों, मतलब मुझसे जो नफरत है तुम्हारे अंदर, इसे भुलाकर मेडुसा क्लैन वालों को ये सब मतलब बोलने के बाद, मेडुसा क्लैन के बारे में डिस्कस करने के बाद किंग जुआनलिंग भी यहाँ से चला जाता है। ये मो वगैरह यही बात कर रहे होते हैं कि अंकल जो किंग टियान वो हमेशा से किंग जुआनलिंग को पसंद नहीं करते हैं, पर इस बार ये इसके मिशन के लिए कैसे तैयार हो गए। फिर जियान वगैरह को दिखाया जाता है। ये लोग जियान वगैरह मतलब जुआनलिंग सिटी के एक सराय में वेट कर रहे थे और अपना इंजर्ड बॉडी को रिकवर कर रहे थे। ये लोग उस ऑक्शन का वेट कर रहे थे। यहाँ पर डाउडी कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है। डाउडी कॉन्टिनेंट 4 भागों में डिवाइडेड है। नॉर्थ पार्ट जो है डाउडी कॉन्टिनेंट का, इसको टियांगजिंग कॉन्टिनेंट कहते हैं। सदर्न पार्ट को हाओई कॉन्टिनेंट कहते हैं। वेस्टर्न पार्ट को जुआनलिंग कॉन्टिनेंट कहते हैं, जहाँ पर जियान वगैरह भी हैं। ईस्ट पार्ट वाला जो डाउडी कॉन्टिनेंट है उसको डोयून कॉन्टिनेंट कहते हैं। यही जो लास्ट वाला कॉन्टिनेंट यानी डोयून कॉन्टिनेंट, ये काफी ज्यादा मतलब अमीर है और यहाँ पर जो डाउडी लेवल की एनर्जी भी है बहुत ज्यादा है। और इसी डोयून कॉन्टिनेंट में ही वो 8 एंशिएंट क्लैन है। लेजेंड्स की माने तो ये वही 8 क्लैन है डाउकी कॉन्टिनेंट से प्रमोट होकर के डाउडी कॉन्टिनेंट में आए थे। इनके नाम तो मुझे शायद बताने नहीं पड़ेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। इनमें पहला जायो क्लैन, दूसरा गू क्लैन, फिर हुन क्लैन, यान क्लैन, याओ क्लैन, शी क्लैन, लिंग क्लैन और ली क्लैन रहते हैं। और यहाँ पर फिलहाल का जो माहौल था, मतलब डोयून कॉन्टिनेंट में यहाँ पर 7 ही क्लैन थे फिलहाल। जायो क्लैन का नाम निशान यहाँ से भी मिट चुका था। डोयून कॉन्टिनेंट में 7 माउंटेन पिक्स थे और इस 7 माउंटेन पिक्स पर अलग अलग जो 8 एंशिएंट क्लैन में से जो 7 क्लैन थे वो रहते थे। इन सभी क्लैन्स में मतलब डाउजियान लेवल के वॉरियर्स थे। इधर सीन शिफ्ट होता और यही डाउयून कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है। इसी के एक माउंटेन पीक पर आदमी खड़ा होता है जो सिंपल कपड़ों में ड्रेस्ड होता है और ये कोर्ट यार्ड में जा रहा था। गाइस, मैंने गलती से आदमी बोल दिया, यहाँ पर फिगर लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक लेडीज होती है और इसके काफी सुंदर कर्व्स देखे जा सकते थे। इस लड़की की जो आंखों में रहती है एक गोल्डन फ्लेम को साम देखा जा सकता है। कोई और नहीं बल्कि अपनी जूनेर होती है। ये बेसिकली गूक लैंड में होते हैं। गूक लैंड में भी मतलब 7 पहाड़ होते हैं और 7 पहाड़ पर एक अलग अलग डाउजियान लेवल के वॉरियर्स रहते थे। यही इन अलग अलग पहाड़ों को मैनेज करते थे। ये कोर्टयार्ड में मतलब जो गूक लैंड के एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। ओल्ड मैन व्हाइट कपड़े पहने हुए थे पर इनके जो बाल थे अभी भी काले थे और कुछ सफेद थे। ओल्ड मैन इस समय जमीन पर लेटे हुए थे और हवा का मजा ले रहे थे। जूनेर इनके करीब जाती है और इसको प्यार से टीचर बुलाती है। ओल्ड मैन तुरंत ही जूनेर से पूछते हैं क्या तुम सफल हो गई। जूनेर भी हाँ में सर हिला देती है। ये ओल्ड मैन कहता है तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुमने गोल्डन एम्परर का जो फ्लेम पावर है उसको इतने कम समय में पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख लिया है। ओल्ड मैन इस दौरान कहते हैं तुम अब 5 स्टार डाउडी पर भी पहुंच चुकी हो। जूनेर इस समय 5 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज पर रहती है। इस दौरान ये रेस्पेक्टफुली ये ओल्ड मैन को ग्रीट कर रही थी। गाइस, जूनेर फिर से एक बार जियान से स्ट्रांग हो गई है। यहाँ पर आने के बाद गोल्डन एम्परर फ्लेम के कुछ इनहेरिटेंस थे जो जूनेर को मिल गए थे, जिसके कारण इसका पावर काफी तेजी से बढ़ गया था। ओल्ड मैन इस दौरान जूनेर को कहते कि जो बाकी 6 एंशिएंट क्लैन है वो तुमसे जे छीनना चाहते तो सावधान रहना। बेसिकली जूनेर को यहाँ से जाने के लिए मना कर रहे होते। तभी जूनेर बोलती पर टीचर मैं। ओल्ड मैन पूछता है क्या बात है। जूनेर इससे कहती आपने तो मुझसे कहा था कि जब मैं 5 स्टार डाउडी पर पहुंच जाऊंगी तो मैं एक वैकेशन के लिए जा सकती हूँ। ओल्ड मैन जूनेर से कहता है अगर तुम बाहर निकले तो जो बाकी 6 क्लैन वाले हैं पक्का तुम पर अटैक करेंगे। फिलहाल जो तुम्हारे स्ट्रेंथ है काफी वीक है। जूनेर इनसे कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी भी बाहर है और मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे यहाँ पर पीसफुली कल्टीवेट कर सकती हूँ। ओल्ड मैन भी नोटिस करते हैं कि जूनेर इस समय काफी ज्यादा स्टबर्न थी। ओल्ड मैन भी कहते हैं वो बंदा शायद वो किड जायो क्लैन का है ना। ये आसमान में कहीं दूर देखने लगते हैं कि इस प्रकार से बोलने के जूनेर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जूनेर को यहाँ पर आए भी काफी समय हो गया था तो इसे ये तो पता था कि जायो क्लैन के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। जूनेर को शॉक देकर ये ओल्ड मैन कहते तुम बोल सकती हो, यहाँ पर कोई और नहीं, बस मैं ही और तुम हो। ये कहते हैं फिर जूनेर से कि तुम्हें भी ये लगता होगा ना इस डोयून कॉन्टिनेंट में तो 8 एंशिएंट क्लैन थे तो 7 ही क्लैन क्यों है अभी। जूनेर कहती है हाँ टीचर, मुझे यही पूछना था, इसके अलावा भी मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि जूनेर ध्यान से सुनना, ये चीज मैं तुम्हें एक ही बार बता सकता हूँ। इस दौरान बताने से पहले एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करते हैं और यहाँ पर वे एक स्पेशल बैरियर टाइप बना देते हैं। प्रेशर के कारण मतलब जूनेर भी झुक जाती है। ये अपने गोल्डन फ्लेम से कैसे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जूनेर अपने मन में सोचती क्या ये फाइटिंग फेरी का पावर है। उसके बाद ये ओल्ड मैन बताने लगते हैं वही सेम कहानी कि 8 क्लैन में डिवाइडेड थे, कैसे मतलब डाउकी कॉन्टिनेंट से 8 एंशिएंट क्लैन यहाँ पर आए थे। ये बताने लगते हैं कि रैंकिंग की बात की जाए 8 एंशिएंट क्लैन में डाउडी वर्ल्ड में तो हमारा जो क्लैन है वो 3rd पर आता है। दूसरे नंबर पर हुन क्लैन आता है। बात की जाए नंबर 1 की तो वो द जायो क्लैन है।
के अंदर भी एक अलग ही नॉस्टैल्जिया रहता है बोलते समय। नेर भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होती है। ओल्ड मैन काफी रेस्पेक्ट से बताते हैं कि जायो क्लैन में तो फाइटिंग गॉड लेवल के भी बंदे थे, इन्हें बैटल गॉड भी कहा जाता है। ये सुनकर जूनियर भी हैरान हो जाती है। इस डाउडी वर्ल्ड में डाउजियान लेवल को ही एक अच्छा खासा पावर माना जा सकता है, और डाउडी गॉड मतलब फाइटिंग गॉड तो बहुत बड़ी चीज हो गई। बात की जाए तो इस शायद इंटायर डाउडी कॉन्टिनेंट पर एक आधी ही होंगे या नहीं भी होंगे बैटल गॉड। ओल्ड मैन भी इस दौरान जूनियर से कहते तुम सोचो भी मत, डाउडी वर्ल्ड में एक भी डाउ गॉड नहीं है। गाइस फाइटिंग गॉड को डाउ गॉड भी ये लोग बोलते हैं कि जो 7 रियल्म का सेंटर है वहीं पर डाउ गॉड वगैरह रहते हैं। हर एक रियल्म में एक लोअर प्लेन और एक मिडिल लेवल का प्लेन और एक अपर प्लेन है। बोलते हैं ज्यादा ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं तुमको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। क्योंकि जायो क्लैन के पास फाइटिंग गॉड लेवल के डाउडी गॉड लेवल के वॉरियर्स थे, तो ये एलिजिबल थे उन 7 रियल में एंटर करने के। बताने लगते मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, मतलब जब जायो क्लैन वाले उस 7 रियल के सेंटर में गए तो मुझे इतना पता चला कि जायो क्लैन को कोई तो हंट कर रहा था, शायद उनको पूरा भी खत्म कर दिया। पर शायद कुछ और जायो पीपल हैं जो काफी पावरफुल थे, जो सर्वाइव कर गए थे, पर वो लोग बाहर नहीं आते हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। ये सुनकर जूनियर भी मतलब एक अलग ही डर इसके मन में आ जाता है, क्योंकि जो 7 रियल के लोग थे मतलब जायो क्लैन को हंट करते थे, कुछ तो शायद गड़बड़ किया होगा जायो क्लैन ने, ऐसा ये सोचती है। इस दौरान ये काफी चिंतित रहती है जियान को लेकर के। तुरंत ये ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे मालूम है तुम्हारा जो बंदा है वो जायो क्लैन का है, पर वो अभी काफी वीक है, तो जो 7 रियल्म के बंदे हैं वो इस पर ध्यान भी नहीं देंगे। ये 7 रियल्म अपने में भी फाइट करते रहते हैं। बताते हैं कि हमारे जो डाउडी वर्ल्ड है इसी के ऊपर वो 7 रियल्म का सेंटर है। ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा निराश रहता है कि जायो क्लैन का बंदा इस लड़की को कैसे पा लिया। जूनियर काफी ज्यादा सुंदर थी, अपने मन में कहते अगर मुझे मौका मिला तो जरूर मैं उस बच्चे से मिलूंगा। जूनियर भी इनकी भावना को समझ जाती है, कहती है टीचर आप मुझे ज्यादा मत परेशान करिए। जूनियर तुरंत ही कहती क्या मैं जा सकती हूँ। ओल्ड मैन भी इस दौरान कहते हैं जूनियर से कहीं भी जाना याद रखना कि तुम इस वू क्लैन की सबसे कीमती चीज हो। दौरान एक बंदे को जायो किंग नाम को बुलाते हैं और कहते हैं जूनियर के तुम्हें साथ जाना है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। जैसे कुछ हो गया तो तुम भी वापस मत आना। गाइस इन्होंने पहले तो जायो किंग लिख दिया था, पर उस लड़की का नाम गू किंग रहता है। ये भी इनकी बात सुनकर मतलब मास्टर की बात को सुनकर हाँ में सर हिला देती है। जूनियर इससे काफी ज्यादा खुश होती है। गू किंग जो रहती है वो आराम से एक डायोडी 9 स्टार की वॉरियर रहती है। जूनियर इससे ज्यादा खुश नहीं थी। जूनियर इस बात से खुश थी कि अब वो ब्रदर जियान को फाइंड करने के लिए निकल सकती है। यहाँ पर आवाज आती है, जूनियर से कोई तो कहता है कि आपसे एक बंदा मिलना चाहता है। ये आवाज जूनियर को काफी ज्यादा पहचानी हुई लगती है। कोई और नहीं बल्कि गु युवान होते हैं। जो ओल्ड मैन रहते हैं इनका नाम एम्परर टियांडी रहता है। 7 इमॉर्टल वॉरियर्स में से एक रहते हैं जो गु क्लैन के थे। ओल्ड मैन गु युवान से पूछते हैं क्या तुम जो बोल रहे हो वो सही है। गु युवान हाँ में सर हिलाते हैं। नेर भी काफी ज्यादा सरप्राइज में पूछती है टीचर क्या हुआ। समझते जो ओल्ड मैन भी रहते हैं गु युवान की बात सुनकर इनका फेस भी अगली हो गया रहता है। ये लोग मतलब गु युवान बेसिकली एक चर्च की बात कर रहे होते हैं। अभी जो गु किंग रहती है जूनियर से बताती है जो हमारे 8 एंशिएंट क्लैन है के अलावा भी यहाँ पर कुछ और भी पावरफुल सेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। ये जो चर्च है उनमें से एक है। जूनियर भी पूछती है चर्च का पावर क्या है। ये बताती है कि डोयून कॉन्टिनेंट में कई सारे मतलब लोगों ने मिलकर के प्रोटेक्शन का बहाने मतलब जरा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन इमारत बनवाई। यहीं पर मतलब एंजल्स के जो कुछ लोग रहते हैं वो आते जाते रहते हैं। ये एंजल काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बेसिकली मरे को भी जिंदा कर सकते हैं, यानी ये लाइफ और डेथ को कंट्रोल करते हैं। कुकिंग सीधा सीधा कहती है कि इस चर्च के पीछे बेसिकली फैमिली ऑफ एंजल्स है। एंजल का नाम सुनते मानो जूनियर की आंखें बाहर आ गई हूँ। जूनियर भी जानती थी कि जो एंजल है वो एल्केमिस्ट से भी कहीं ज्यादा ऊपर होते हैं। उसके बाद जूनियर कहती है कि फादर मैं जियान को ढूंढने जा रही हूँ, मैंने टीचर को भी बता दिया है, आप आराम से रह सकते हैं। युवान भी मन में कहते जियान मैं उम्मीद करूंगा कि तुम ठीक ही होगे। फिर जो 7 माउंटेन्स होते हैं मतलब जिन पर अलग अलग 7 एंशिएंट क्लैन के लोग रहते थे वो इकट्ठा हुए थे बेसिकली इस चर्च की वजह से। ये सभी डाउजियान लेवल के वॉरियर्स रहते हैं। यहाँ पर गु किंग और जूनियर भी आई रहती है। हैंडसम मैन जब जूनियर को देखता तो ऐसी ब्यूटी, ये तो सच में एंजल के समान ही है। यहाँ पर मतलब 7 इमॉर्टल लेवल के वॉरियर्स इकट्ठा हो चुके थे। लोग मतलब चर्च के पास थे। इस चर्च में काफी हैंडसम मैन था, ये ब्लैक में ड्रेस था, उसका ऑरा भी काफी ज्यादा सॉफ्ट था। इसी बंदे को मतलब चर्च वाले चाइल्ड ऑफ लाइट कहते थे, सन ऑफ लाइट। चाइल्ड ऑफ लाइट मतलब जो एंजल के द्वारा चुना जाता हो। बंदे के पास मतलब लाइट एट्रीब्यूट रहता तो ये हीलिंग के लिए काफी अच्छा था। 7 एंशिएंट क्लैन में जो पियरलेस हेवनली एम्परर रहते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं। इस दौरान पूछते हैं कि मुझे भी नहीं पता चर्च वाले क्यों आए हो आप लोग। ये एकदम अच्छे से पूछते हैं। यहाँ पर 3 लाल कपड़ों में आर्च बिशप्स वगैरह भी बैठे रहते हैं। आर्च बिशप रहता है जिसका नाम मीका रहता है, ये भी जियान की ब्यूटी को और जूनियर की ब्यूटी को काफी ज्यादा प्रेस कर रहा होता है। जूनियर भी इस दौरान इसको ग्रीट करती है। जूनियर को भी नहीं समझ में आता ये चर्च वाले इसे क्यों ढूंढ रहे हैं। पियरलेस हेवनली एम्परर यानी जो जियान जूनियर के जो गुरु थे उनसे ये लोग बोलते हैं चर्च वाले कि आपकी जो शिष्या है काफी अच्छी है। बोलते हैं कि चर्च वाले कि हमारा जो पर्पस था मिस जूनियर से ही मिलना था। पियरलेस हेवनली एम्परर भी जो ये बात सुनते हैं तो इनका भी एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली हो जाता है। जूनियर के बारे में एंशिएंट क्लैन के जो 7 क्लैन थे इनमें भी बहुत कम लोगों को पता था, तो इन लोगों को कैसे पता चल गया चर्च वालों को। ये तुरंत ही कहता है जो आर्च बिशप रहता है जो इसका नाम मीका रहता है कि हमारा जो चाइल्ड ऑफ लाइट है बेसिकली आपकी जो जूनियर है उसके प्यार में पड़ गया है। ये सुनकर जो 7 मतलब एंशिएंट क्लैन वाले लोग रहते हैं वो हैरान हो जाते हैं। जूनियर कहती है मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी सन ऑफ लाइट। जूनियर इन शब्दों को सुनकर ही हैरान थी। इस दौरान ये स्माइल कर रही थी। इसके ना करने से ये जो चाइल्ड ऑफ लाइट था
काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जुनेर कहती कि मेरे पास पहले से फैमिली है। बंदा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जुनेर का अपना परिवार है, ये कैसे हो सकता है? ऐसी सुंदर स्त्री किसी और की कैसे हो सकती है? ऐसी स्त्री तो बस मेरे पास सन ऑफ लाइट के पास होनी चाहिए, जो भी है उसे मारना पड़ेगा। सन ऑफ लाइट कहता है आपकी फैमिली कुछ भी हो मिस जुनेर, पर आप बस मेरी हो, मतलब मैं ही बस आपके लायक हूँ ना। बोलने के बाद ये जो बंदा रहता है इसके अंदर अलग ही लाइट एट्रीब्यूट ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगती है। ऑरा को फील कर जो सातों डाउजियान लेवल के वॉरियर रहते हैं, मतलब अलग अलग क्लैंस के, यानी अपने सातों एंशिएंट क्लैन के, ये भी इसको देखकर हैरान थे। बंदा शायद भविष्य में जाकर के रिसरेक्शन मैजिक का मास्टर बन सकता था। सभी ये बात समझ गए थे। मीका जो एक आर्च बिशप रहता है वो भी चाइल्ड ऑफ लाइट को देखकर कहता है ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। हालांकि ये खुद इसका गुरु था। जुनियर भी अपना पावर रिलीज कर देती 5 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज का। इस दौरान इसका गोल्डन फ्रेम भी प्रकट हो जाता है। जैसे ये गोल्डन फ्रेम प्रकट होता है, ये जो व्हाइट लाइट आ रही थी इसको ये डिस्ट्रॉय करने लगता है। चाइल्ड ऑफ लाइट को भी नहीं समझ में आता ये क्या चीज है जो मेरी लाइट को भी, सफेद लाइट को भी जला दे रही है। जो मीका रहता है आर्च बिशप, ये तुरंत अपना हैंड साइन मूव करता है और जुनियर के गोल्डन फ्लेम को ब्लॉक कर देता है। तो गोल्डन फ्लेम को सभी लोग मतलब देख चुके थे। जो 6 इमॉर्टल वॉरियर्स थे ये भी बोलते ये तो कंप्लीट गोल्डन एम्परर फेंटियान फ्लेम है। इन एंशिएंट क्लैन में एक टेरिफाइंग होली फ्लेम था और उस होली फ्लेम को वही बंदा एब्जॉर्ब कर सकता था जिसके पास गोल्डन एम्परर फेंटियान फ्लेम हो। ये 6 मॉर्टल्स वॉरियर्स थे अलग अलग क्लैन के, ये भी थोड़ा हैरान थे। इन्हें लगा नहीं था कि जूनियर के पास ये गोल्डन एम्परर फ्लेम का कंप्लीट वर्जन होगा। मीका भी इधर सरप्राइज था क्योंकि जूनियर का जो गोल्डन फ्लेम था वो इवन डाउकी को भी जला दे रहा था। अगर मीका इसके अटैक को ब्लॉक नहीं किया होता तो ये जो चाइल्ड ऑफ लाइट था ना ये आराम से घायल हो गया होता। तो आप डिसाइड करते ये कैसे भी करके जूनियर को हासिल कर लेगा, क्योंकि कई सारे जो टॉप लेवल के वॉरियर्स थे गू क्लैन के वो नहीं आए थे और इनके पास यही मौका था। इनको भी लगा था जूनियर शायद बहुत ही मतलब जरूरी है इनके क्लैन के लिए। तो मीका रहता है आराम से डाउजियन लेवल का वॉरियर रहता है। जूनियर इसको भी अपने गोल्डन फ्लेम के कारण रोक ले रही थी। उन्हें इस दौरान गुस्से में कह रही होती कि मेरे पास पहले से फैमिली है, समझते क्यों नहीं तुम लोग। चाइल्ड ऑफ लाइट को कहती कि दूर निकल जाओ। चाइल्ड ऑफ लाइट भी मानने को तैयार नहीं था, ये अलग ही बकचोद आदमी था। कहता मैं चाइल्ड ऑफ लाइट हूँ चर्च का, मेरा एग्जिस्टेंस मात्र ही तुम्हारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कभी ये चीज देखकर थोड़ा हैरान था, ये तुरंत ही चाइल्ड ऑफ लाइट को पकड़ लेता है। तो जो पियरलेस हेवनली एम्परर थे यानी कि जूनियर के गुरु, ये भी काफी ज्यादा गुस्से में हो गए थे। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम हमारे एंशिएंट क्लैन के बीच में हो। सन ऑफ लाइट कहता है जूनियर से मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, पर मुझे मालूम है इतना कि मैं पक्का उसे स्ट्रॉन्गर हूंगा। जूनियर कहती है मेरी नजर में तो वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। वैसे तुम अपने को सन ऑफ लाइट मत बोलो, इवन तुम क्या है, जो पोप भी है ना वो भी उसके कंपैरिजन का नहीं है। सन ऑफ लाइट मानने को तैयार नहीं था, बोलता मेरे से बेटर कैसे हो सकता है। फिर कहती तुम मेरा समय व्यर्थ करो, वैसे भी मैं उसे मिलने जा रही थी, अगर तुम और लेट किए तो मैं पक्का तुम्हें मार दूंगी। मर्डरस ऑरा जूनियर के अंदर से निकलने लगता है। मीका भी जो रहता है ये इस ऑरा को फील कर लेता है। जूनियर इससे कहती तुम जाओ अपने फूलों पत्तियों से खेलो। उसके बाद जूनियर यहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। जाते जाते जो सन ऑफ लाइट था कहता है तुम्हारा एंशिएंट क्लैन इस बात को पक्का रिग्रेट करेगा। फियरलेस हेवनली एम्परर जूनियर से कहते हैं कि मैं इस मैटर को संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। जूनियर इनको थैंक यू बोलती है। दौरान जूनियर को जाते जाते कुछ तो गिफ्ट देते और कहते जब तुम एक ऐसा पावर से मिलो जिसे तुम क्या गू किंग भी ना संभाल पाए, इस चीज को यूज कर लेना। इसलिए एक सिल्वर बैग होता है। जूनियर इसको लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाती है। इसके पीछे पीछे गू किंग भी निकल जाती है। हेवनली एम्परर भी कहते हैं जूनियर ये काफी अच्छा नाम है। पियरलेस फैमिली एम्परर जो रहते हैं किसी को याद कर रहे थे, शायद एक और लड़की थी इसके पास ये गोल्डन फ्लेम था पर ये उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। ये बोलते इस बार मैं इस गलती को दोहराऊंगा नहीं। के बाद एक ऑर्डर देते हैं अपने क्लैन में, ये बोल दो कि जो जूनियर है अब हमारे क्लैन की सेंट रहेगी और उसका जो स्टेटस होगा क्लैन लीडर के बाद होगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता और दिखाया जाता है यहाँ पर जूनियर पहले रहती है। वहाँ पर जो काफी सारे एंशिएंट वॉरियर्स थे वो अचानक से स्लीप कर गए थे, मतलब सो गए थे। यहाँ पर एक आदमी होता है जो डार्क प्लेस से निकलता है, जिसकी बॉडी पर ब्लैक फ्लेम्स होते हैं। बोलता है कि कोई भी यहाँ से भागना नहीं चाहिए। आदमी ऐसा मानने लगता है कि पूरी तरह से घोष से भरा हुआ है। यहाँ पर इसने कई सारे लोगों को बंदी बना लिया था। अच्छा हुआ कि यहाँ से जूनियर निकल गई थी। इधर सीन शिफ्ट होता है, ऐसा जगह दिखाया जाता जो बादलों से भरा होता है, हवा में मानो तैर रहा होता है। पर ज्यादा जो चीजें थी प्योरली व्हाइट थी। मिस्टीरियस गैस इस क्लाउड के बीच में बह रही थी। यहाँ पर एक वुमेन को दिखाया जाता है जो 2 पेयर ऑफ विंग्स के व्हाइट विंग्स के साथ रहती है। के अंदर से एक अलग ही मतलब प्योर होली ऑरा निकल रही थी। अपने बगल में एक पर्पल वुमेन को पकड़ी हुई थी। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं सभी के पास विंग्स रहते हैं। इस दौरान यहाँ की जो क्वीन या मैजेस्टी जो भी रहती है इनको एक बंदी बताती है कि एक बंदा जो जन्म लिया जिसको चाइल्ड ऑफ लाइट कहा जा रहा है डाउडी कॉन्टिनेंट में, जिसको ये औरत मैजेस्टी बोलती है मतलब क्वीन बोलती है। जो क्वीन रहते हैं इसके पास 3 पेयर मतलब 6 पर्पल विंग्स होते हैं। कोई और नहीं बल्कि किंग युवान होती है। इस दौरान ये सोच रही होती है जियान तुम कैसे होगे। यही यहाँ की क्वीन थी, बेसिकली किंगडम ऑफ एंजल्स में होती है। किंग युवान यहाँ मतलब धीरे धीरे जस्ट के प्रोटेक्शन में ग्रो कर रही थी, क्योंकि किंग युवान के पंख जो थे वो पर्पल कलर के थे। ये राजघराने से मानी जा सकती थी, मतलब प्योर फेरी। इसका मतलब ये जो मास्टर ऑफ रिसरेक्शन मैजिक है उसको फ्यूचर में अलग ही लेवल पर मास्टर करेगी। किंग युवान ज्यादा कमजोर नहीं होती अभी भी, अब तक ये जो पूरा किंगडम था मिल गया होता। फिलहाल इसको मतलब आर्च एंजल संभाल रही थी। किंग युवान सोचती कि इसके लिए अच्छा था अगर ये इतने कम उम्र में पूरे किंगडम को संभालने लगती तो इसके लिए भी
काफी ज्यादा हेडेक होता। जैसे ये डाउडी कॉन्टिनेंट का नाम सुनती है इस लेडी के मुंह से, और एक चाइल्ड ऑफ लाइट का नाम सुनती है, बोलती क्या हुआ। बताती है वो जो चाइल्ड ऑफ लाइट है उसके पास भी कुछ एंजल एबिलिटीज हैं। इस फेरी से पूछती है क्या उसका नाम जियान है। किंग युआन दूसरी जो फेरी से बात कर रही होती है उसका नाम केइशा होता है। किंग युआन कहती अच्छा तो वो नहीं है, मतलब जियान ने मन में सोच रही थी वो कहाँ होगा। इसे तभी इससे मजाक करती और कहती लिटिल प्रिंसेस आप किसके बारे में सोच रही हो। किंग युआन तभी जल्दी में कहती आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। इसके चेहरे काफी लाल होते हैं। युआन कहती क्या मैं नीचे वाली दुनिया में जाकर घूम सकती हूँ। सुनकर केसा के मानो होश ही उड़ जाते हैं। केसा कहती है यहीं पर जीना काफी अच्छा है, आप दूसरी दुनिया में क्यों जाना चाहती हो। कहती है आपके पास हमारा जो ब्लड है एंजल फैमिली के किंग और क्वीन का है, आप ऐसे नहीं जा सकती हो। केसा कहती है जब तक आप डाउजियन लेवल पर न पहुंच जाओ आप नहीं जा सकती हो। भी तो आपके पास 6 ही विंग्स है, तब आपके पास 6 पेयर ऑफ विंग्स यानी 12 पेयर ऑफ विंग्स हो जाएंगे। युआन इसके बाद कहती है ठीक है। इस दौरान ये थोड़ा निराश होती है। इसके बाद किंग युआन यहाँ से काफी तेजी से कल्टीवेशन करने के लिए निकल जाती, पर ये जो केशा थी ये वही थी जिसने किंग युआन को बचाया था। कहती जियान लगता है ये लड़की तुम्हारे लिए फिदा हो गई है। ये कहती जायो यान यानी कि जायो क्लैन का। ये कहती जब प्रिंसेस बड़ी हो जाएंगी किंग युआन तो ये सब उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ईसा कहती है कि हमारी प्रिंसेस ये अपने मन में कह रही होती है आर्ट ऑफ रिसरेक्शन मैजिक मास्टर कर लेगी तो जो सातों रियल के लोग हैं वो भी इसको रेस्पेक्ट देंगे। किंग युआन इधर कल्टीवेशन के लिए जा रही होती है और अपने मन में सोच रही थी जियान तुम मेरा वेट करना, जब तुम मुझसे मिले थे मैं काफी वीक थी, पर अगली बार जब मैं मिलूंगी तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल होंगी, एटलीस्ट मैं तुम्हें ड्रैग डाउन तो नहीं करूंगी। इधर अब सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। 10 दिन बीत गए थे, मतलब आखिरी रात थी। उनको ऑक्शन जो था वो स्टार्ट होने वाला था। जियान इस समय किंग का कलाई पकड़ा हुआ था और ये इसको चेक कर रहा था, ये अभी भी नहीं जगी थी। जोरा ने कुछ जेंटल एनर्जी इसकी बॉडी में प्रवेश करा रहा था। उफेंग भी आ गया था, वो भी चिंतित था कि अभी नहीं जगी थी। उफेंग इससे पूछा जियान तुमने मुझे बताया नहीं अभी तक, तुमने मतलब इंपीरियल पॉन्ड में कितने पावरफुल वॉरियर को एनकाउंटर किया था, तुम्हारा हाल ऐसा हो गया था और साथ में यिंग का। इसको बताता है कि मतलब ये 8 स्टार डाउडी के बंदे से मिला था और पूरा हाल खाल। मुफेंग भी समझ जाता है कि क्यों एल्डर जू इतना ज्यादा एंग्री थे। मुफेंग भी डिसाइड करता है कि ये भी जुआनलिंग रॉयल फैमिली से काफी ज्यादा अब सावधान रहेगा। जो यिंग अभी तक बेड पर पड़ी थी ये खांसने लगती है, उसका बिहेवियर जो रहता है थोड़ा अलग रहता है। यिंग इस समय काफी ज्यादा गुस्सा रहती है जियान से, क्योंकि जियान ने इसको वहां पर स्पेस से जल्दी से फेंक दिया था और अपने इस स्टार डाउडी के बंदे से फाइट किया था अकेले। यिंग इससे गली आ रही होती है, ऐसा कर भी कैसे सकते हो, एक ही सेक्ट के और हम एक साथ ही फाइट करना चाहिए हमें। जियान इसको फिर भी कैसे भी समझाता है। अभी भी जियान इसका मतलब कलाई पकड़ा रहता है, इससे यिंग को काफी अच्छा लग रहा था। अभी यहाँ पर एल्डर जू आ जाते हैं, बताते हैं कि कल से ऑक्शन है, तुम तीनों तैयार रहना। उनके पास अब 3 जो ऑक्शन के टिकट थे वो आ चुके थे। इस दौरान ये जुआनलिंग फैमिली के ऑक्शन के बारे में बताते कि ये जुआनलिंग कॉन्टिनेंट का सबसे भयंकर लेवल का ऑक्शन होता है, यहाँ पर तुम्हें लगभग सारी चीजें मिल जाएंगी। जियान मन ही मन खुश होता है क्योंकि इसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स और एल्केमी लेवल की चीजें मिल सकती थी। अब ये चारों लोग मतलब जुआनलिंग सिटी में निकल जाते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ का माहौल होता है। ये लोग चलते चलते डाउन टाउन में मतलब जियानलिंग सिटी के आ गए थे। यहाँ पर जियान एक पावरफुल सक्शन फोर्स फील करता है। तीनों जा ही रहे होते तब यहाँ से एल्डर जू अचानक से गायब हो जाता है और एक बाम्बू हाउस में एंटर कर जाते हैं। किसी बंदे से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालवा रहे थे कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली समय क्या कर रही है। बंदा इन्हें सीनियर कहता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली इस समय केवल ऑक्शन के लिए ही प्रिपेयर कर रही है। ये कहता है कि मुझे जितना पता चला है मेरे गुप्त रहस्यों से, जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली के ड्रैगन लीजन आर्मी है वो मेड्यूसा प्लान को तबाह करने के लिए इकट्ठा हो रही है। कहते हैं कि बंदे से मतलब एल्डर जू मेरा ऑर्डर पास कर दो, लिटिल ई और ग्रीन फ्रूट को लेकर मैं इस दौरान ये ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो मेड्यूसा क्लैन की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जुआनलिंग किंग है ये कुछ न कुछ भयंकर लेवल का गड़बड़ी करने वाला है। बंदा भी यस सीनियर कह के की बात में हाँ सर हिला देता है। जियान को इस दौरान रास्ते में कई सारे पावरफुल मेडिसिनल हर्ब्स दिखते हैं, जैसे कि 9 हर्ट्स, गैंडोरमा, ल्यूसिडम, यान शान, स्नो लोटस वगैरह वगैरह। बेसिकली जो जगह था ट्रेडिंग सेंटर था, मतलब इस चीज को अगर पाना है तो इसके बदले कुछ इसी के बराबर की चीज देनी होगी। इन्हों आगे गायब ही हो जाते हैं जियान वगैरह, मतलब कहीं भीड़ में खो जाते हैं। तभी इनके पीछे एक बंदा डूचुन जो इनको फॉलो कर रहा था, वही 6th प्रिंस होता है जुआनलिंग कॉन्टिनेंट का। और आज मेरे से गलतियां बहुत ज्यादा हो रही है, एडिटिंग कर नहीं सकता हूँ। ये डूचुन एक वो बंदा था जिसने एंशिएंट डेसोलेट पैलेस ज्वाइन किया था, मतलब 9 सुपर सेक्ट में से एक। ये काफी हट्टा कट्टा बंदा होता है, इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल था। डूचुन के बगल में मतलब एक पावरफुल ऑरा प्रकट होता है। मिडिल एज्ड मैन भी काफी ज्यादा मतलब इसी के जैसा हट्टा कट्टा होता है। डूचुन इसे टीचर कहता है। डूचुन कहता है क्योंकि जियान ने मेरा इन कॉप्स फॉरेस्ट में जान बचाया था उस घोस्ट एम्परर को मार करके, मैं पक्का उसे फ्यूचर में पे करूंगा, ऐसा ये मन ही मन माना होता है। जियान ये हंसता है और कहता है पहली बार तो मैं उसे फाइट करके हराना चाहूंगा। यहाँ पर फेंग जियांग पवेलियन के अलावा एंशिएंट डेसोलेट क्लैन साथ में सोलो मन वाले भी आए रहते हैं। सोलो मन क्लैन के जो 3 बंदे थे वो भी एल्डर जू के समय फील कर लिए रहते हैं। तीनों बेसिकली एल्डर जूलिन को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये कहते हैं ये इस ऑक्शन के फिनिश होने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। ये सोलो मन क्लैन वाले ही थे जिनका घोष वर्ल्ड से कुछ तो कुछ कनेक्शन
था। अब तक तो ये परगेटरी हॉल वाले भी लोग आ गए रहते हैं, एल्केमिस्ट क्लैन के भी, बिल वैले की भी एक एल्डर आए रहते हैं। ये बोलते हैं इस बार जुआनलिंग रॉयल फैमिली में क्या ऐसा स्ट्रेंज चीज मिलेगा। ये बेसिकली एक सेकंड ग्रेड के डाउडी लेवल के एल्केमिस्ट होते हैं। इन सेकंड एल्केमिस्ट जो ग्रेड के ओल्ड मैन रहते हैं, इनके बाजू में एक लड़की भी रहती है जो काफी ज्यादा सुंदर होती है। ये लड़की भी हालांकि कम एज की थी, पर ये डाउडी लेवल की फर्स्ट ग्रेड की एल्केमिस्ट होती है। जुआनलिंग रॉयल फैमिली की जो डीप में एक क्वाइट बाम्बू हाउस रहता है, सॉरी फॉरेस्ट रहता है। किंग जुआनलिंग और वेंजी यहाँ पर बैठे होते हैं और ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऑक्शन कैसा जाने वाला है कल। दौरान किंग जुआनलिंग वेंजी से कहते हैं कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऑक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किंग जुआनलिंग कहता है कि मेरी बाई आंख फड़क रही, क्या कुछ गलत होने वाला है। बाद ये कहता है ठीक है जो भी हो, ये ऑक्शन खत्म होती ही हम मेड्यूसा क्लैन पर अटैक करेंगे और मैं कैसे भी करके उस 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन को हासिल करके रहूंगा। जुआनलिंग कहता है एल्डर जू भी अपने मन में कह रहा था कि याद रखो तुम्हें सोलोमन क्लैन वाले इस बार निपटा ही देंगे। और ये यांची को कहता है कि तुम मेरे ही होगे। यांची कोई और नहीं, वही होली फ्लेम है जो 7th फ्लोर पर बंधा हुआ है, यानी अपने यिंगिंग का भाई। जुआनलिंग रॉयल फैमिली में एक और मतलब सिटी में एक फैमिली होती है, टूलिंग फैमिली नाम से, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है कि क्लैन में एक अर्थ टाइप का बंदा है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, इससे एक पावर हाउस माना जा सकता है। जुआनलिंग रॉयल फैमिली इसी फैमिली के साथ होने के कारण ही मेड्यूसा क्लैन को अब तक डिफेंड कर पाई थी। वो जो ग्रेट वॉल इन्होंने बिल्ड किया था, उसी इंसान ने जो अर्थ टाइप का था इनकी काफी ज्यादा मदद की थी उस वॉल को बिल्ड करने में। दूसरा जो यहाँ पर सबसे पावरफुल फैमिली था वो सन फैमिली था। सन फैमिली बेसिकली गार्जियन था जुआनलिंग रॉयल फैमिली का। जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों ने ये चीज तो समझ गए थे कि सन फैमिली धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर के जुआनलिंग फैमिली को रिप्लेस करना चाहती है, क्योंकि जुआनलिंग रॉयल फैमिली में किंग जुआनलिंग के अलावा भी कई सारे पावरफुल वॉरियर्स रहते हैं। इसी के कारण सन फैमिली अभी तक अपना जो मकसद रहता है उस पर काम नहीं की रहती है। दोनों मतलब सन फैमिली और जुआनलिंग रॉयल फैमिली भी एक दूसरे के रहस्य को जानते थे, पर ये किसी को भी तब दोनों में से कोई एक दूसरे पर अटैक नहीं किया था। यहाँ पर एक और ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन कलर के कपड़े पहने होते हैं। इनके साथ में एक इनकी शिष्या भी होती है जो गोल्डन कलर के कपड़े पहने होते हैं और ये काफी ज्यादा सुंदर दिख रही होती है। यही ये लोग होते हैं मतलब टूलिंग फैमिली वाले। वो कई सारे लोग इस समय जुआनलिंग रॉयल फैमिली के भी ग्रीट कर रहे होते हैं। यही टूलिंग वाली फैमिली थी जिन्होंने ग्रेट वॉल बनाया था आज से 10,000 साल पहले शायद। यहाँ पर वांग जियांग क्लैन वाले यानी स्वॉर्ड क्लैन वाले भी लोग आए रहते हैं। अगर बात की जाए 9 सुपर सेक्ट्स की तो शायद यही सबसे टॉप पर थे फिलहाल। जुआनलिंग रॉयल फैमिली के ऑक्शन के लिए सारे मतलब 9 सुपर सेक्ट्स के भी लोग और कई सारे पावरफुल वॉरियर्स दूर दूर से जुआनलिंग कॉन्टिनेंट से आए रहते हैं। वेंजी इस दौरान चारों तरफ पेट्रोलिंग कर रहे थे, चारों तरफ का ये निरीक्षण कर रहे थे कि कहीं पर भूल चूक ना हो। सभी जगह पर इन्होंने एकदम टाइट बंदोबस्त किया था इंस्पेक्शन के लिए, ताकि कोई भी गलती से जो अंडरग्राउंड पैलेस रहता है वहां पर ट्रेस पास न कर पाए। इधर जियान वगैरह मतलब मेडिसिनल मार्केट में एंटर कर गए थे। जियान को यहाँ पर कई सारे मतलब टॉप लेवल के मेडिसिनल पील्स और हर्ब्स वगैरह दिखते हैं। इस दौरान रास्ते में जाते जाते होली फ्लेम के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसे बताया था कि तुम्हें होली फ्लेम डेवोर करने से पहले 3 चीजें जरूर चाहिए होंगी, 7 फ्लेम फ्लावर्स, जू शेंगडान और ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड। पहला वाला चीज तो इसके पास नहीं था, मतलब इसके पास 3 फ्लेम फ्लावर्स थे 7 फ्लेम फ्लावर्स की जगह। ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड इसे मिल चुका था। एक ही चीज बचा था, वो था जू शेंगडान। जो जू शेंगडान था काफी कीमती और रेयरेस्ट ऑफ द चीजों में से एक था। इस जू शेंगडान को रिफाइन करने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर स्नो ड्यू चाहिए, आइस हार्ड ग्रास चाहिए, द ब्लड इसेंस ऑफ आइस एट्रीब्यूट डेमन बीस्ट कम से कम 6 लेवल यानी डाउडी 6 स्टार का होना चाहिए। के बाद जियान मतलब इस दौरान आगे रास्ते में मेडिसिनल मार्केट में बढ़ रहा होता है। जियान उधर दूर देख रहा था जहां पर इसे डाउजियान लेवल के कुछ चीजें दिख रही थी। किंग इसे कहती जियान तुम क्या कर रहे हो। जियान फिर से आगे बढ़ने लगता है। इसे कई सारी 9th ग्रेड की पिल्स, फेंगजी पिल, बाकी बहुत सी चीजें इसे दिखती हैं। किंग तभी काफी तेजी से जियान वगैरह को पीछे ढकल के बढ़ जाती है। इसे कुछ तो क्यूट चीज दिखती है। लड़कियां वैसे भी क्यूट चीज की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। वो फेंग भी कुछ तो खरीदने लगता है। इस दौरान जियान कहता है कि आगे आकर वहां पर डेप्थ ऑफ द मेडिसिनल मार्केट में मिलना तुम लोग। फेंग बेसिकली शायद कुछ घोष से रिलेटेड चीज देखा था जिसे वो खरीदना चाहता था। जियान स्माइल कर रहा होता है और कहता है शायद ये मुझे मार्केट लेट डाउन न करे। ये यिंगिंग को अपने पास खींच लेता है क्योंकि इसने डेप्थ ऑफ द मार्केट में अलग ही मतलब ऑब्सक्योर ऑरा फील किया था। जियान ने अपने सोल एनर्जी से फील किया था। जियान अभी थोड़ी देर पहले यिंगिंग को अपने सोल फोर्स से लॉक किया था और ये देखता कि यहाँ पर यिंगिंग थी ही नहीं। बस जियान के कानों में यिंगिंग की बेल लाइक आवाज पड़ती है। यिंगिंग के हाथों में मतलब कई सारे कलरफुल ड्रेस होते हैं, दूसरे हाथ में एक छोटा सा रैबिट होता है। यिंगिंग अलग ही नजर से मतलब इस रैबिट को देख रही थी, काफी फनी लग रही थी। आदमी जो इसे बेच रहा था इस लिटिल रैबिट को इसे बताता है कि ये काफी रेयर चीजों में से एक है। ये बेसिकली 3rd ग्रेड के एम्पर लेवल के आइस एट्रीब्यूट डेमन विश से बना है। तुम इसे अपने मतलब बॉडी पर पहनोगी, तुम्हारे बॉडी पर चारों तरफ एक काफी कोल्ड फीलिंग फैल जाएगी। बेसिकली फायर एट्रीब्यूट्स के एनिमीज को और अटैक करने से भी थोड़ा रक्षा कर सकता है तुम्हारे सुंदर बदन के लिए काफी अच्छा है। यिंगिंग इससे कहती है तुम इसे कितने में बेच रहे हो। आदमी कहता है ज्यादा महंगा नहीं है, तुम्हें बस एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ग्रेड की प्रोफाउंड पिल देनी होगी या फिर 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। सुन करके ही यिंगिंग के मानो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी जो इसने बोली थी डाउडी लेवल की फर्स्ट ग्रेड की प्रोफाउंड पिल, ये भी आसान बात नहीं थी। जो स्टॉल ओनर भी था ये काफी ज्यादा पावरफुल था। यिंगिंग अपने 5th स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज से भी इसके ऑरा को फील नहीं कर पा रही थी।
भी इस दौरान फिर से यिंग को कहता है, इस रैबिट को ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो। जेड रैबिट है ये, बेसिकली 3 स्टार डाउडी लेवल के ह्यूमन के कंपेरेबल का है। ये भी देख चुका था कि लिटिल यिंग इस रैबिट को कितना ज्यादा पसंद कर रही है। फिर जियान एक कोल्ड वॉइस में कहता है, ये 3rd रैंक का जेड है, मतलब जेड रैबिट है, और तुम्हें इतना महंगा चाहिए इसके लिए। बंदा फिर से जियान की तरफ देखता है और कहता है, ये आप जो सोच रहे हो इससे भी कहीं ज्यादा कीमती है। बंदा देखता है कि जियान शायद इसका आकलन कर रहा है, तो ये कहता है इस चीज के कुछ और भी इफेक्ट है, मतलब इस रैबिट के। जियान भी अब इसकी बात ध्यान से सुनने लगता है। बंदा कहता है कि इस लिटिल रैबिट में एक कुछ तो पावर है जो कम से कम 7th स्टार लेवल का ही बंदा खोल सकता है। यिंग कहती, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी काफी क्यूट है। जियान कहता है, फिर भी ये काफी महंगा है। जियान अपने मन में सोच रहा था, ये यिंग काफी मूर्ख लगती है। ये जो स्टॉल ओनर रहता है यिंग से कहता है, तुम्हारा जो लवर है ये काफी ज्यादा शैबी है, अगर तुम इसके साथ रहोगे तो परेशानी होगी। सुनकर जियान भी खांसने लगता है। जियान तुरंत ही 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स देता है, तुरंत ही मतलब इसको देकर के वो रैबिट खरीद लेता है और तुरंत यहाँ से निकलने लगता है। ये बंदा मना कर देता है इस चीज को देने से, कहता है मुझे इतना पता चल रहा है शायद तुम एक एल्केमिस्ट हो। जियान को लगता है शायद ये बंदा इस स्क्रॉल की एबनॉर्मलिटी को पहचान गया है, क्योंकि जियान ने उस रैबिट के साथ ये स्क्रॉल भी जो काफी मतलब फटा चिटा था उसको खरीद लिया था। बंदा जियान से कहता है, हम एक डील कर सकते हैं। जियान से कहता है कि जब ये ऑक्शन बीत जाएगा, हम जुआनलिंग रॉयल फैमिली के एक जंगल में जाना चाहते हैं। वहां से गुजरने के लिए हमें एक एल्केमिस्ट के सोल पावर की जरूरत पड़ेगी। कुछ तो वाइल्डरनेस एरिया का नाम लेता है। जियान को थोड़ा बहुत पता रहता है शायद उस एरिया में कुछ काफी पावरफुल बीस्ट वगैरह रहते हैं, और ये डेजर्ट क्लैन के पास ही था। यहाँ से तो एक 8 स्टार डाउडी लेवल का बंदा भी आसानी से पास न कर पाए। जियान को भी तुरंत समझ में आ जाता है वहां पर जाने से इसका भी फायदा था, क्योंकि उसे एक डेमन कोर चाहिए था 6th लेवल के बीस्ट का, और साथ में ब्लड इसेंस भी चाहिए था आइस एट्रीब्यूट के डेमन का। यानी इसकी बात को मान लेता है। स्टॉल ओनर भी अब काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इस बंदे ने कई सारे अल्केमिस्ट हायर करने की कोशिश की थी यहाँ पर जाने के लिए, पर ये नाकामयाब रहा था। मतलब कोई तैयार ही नहीं होता अल्केमिस्ट इसके साथ जाने को। जियान इससे कहता है, ठीक है फिर मैं लालची नहीं होता हूँ, मैं तुमसे एक ही चीज मांगता हूँ, कम से कम मुझे तुम एम्परर रैंक के 6th ग्रेड का आइस एट्रीब्यूट बीस्ट दे दो और उसका ब्लड इसेंस दे दो। जियान जानता था शायद ये बंदा स्टॉल ओनर है तो इसके लिए काफी आसान होगा 6th लेवल के डाउडी ग्रेड का डेमन कोर और इसेंस ब्लड प्राप्त करना। जियान की बात सुनकर ये स्टॉल ओनर भी हैरान रह जाता है, कहता है लड़के तुम काफी ज्यादा होशियार हो, तुम्हारा जो तुमने मांग की है काफी ज्यादा है। कहता है जियान से, वैसे भी हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर हमें जाने के लिए कई सारे मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए और पिल्स भी बनाने होंगे। इस दौरान मैं तुम्हारी रक्षा के लिए 6 स्टार डाउडी लेवल को भी हायर करूंगा। जियान कहता है, तुम टेंशन मत लो, वहां पर मैं तुम्हें उस वाइल्डरनेस से आराम से गुजार दूंगा। इस दौरान ये अपना सोल फोर्स प्रकट करता है और अपनी डाउकी भी रिलीज करता है। स्टॉल ओनर भी जियान के फ्लेम पावर को और सोल पावर को सेंस करके हैरान हो जाता है। के बाद ये जियान को वो चीजें देने के लिए तैयार हो जाता है। जियान भी हंसा और कहता है, मुझे काफी अच्छा लगा आपके साथ काम करने के लिए, मैं भी बहुत ज्यादा आतुर हूँ। इधर जियान से कहती, तुम क्या कर रहे हो? कहती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जियान कहता है, तुमको सेक्ट जाना चाहिए, तुम एक लड़की हो। इस दौरान वो जो 3 कलर का रैबिट रहता है उसको भी ले ली रहती है। जियान इसे कहता है, ठीक है हम मतलब रूम पर लौटकर बात करेंगे इसके विषय में। जियान इस दौरान इससे पूछता है, क्या मैं ये जो येलो टैटर्ड स्क्रॉल है ले सकता हूँ? ये बंदा भी हाँ में सर हिला देता है। ये जो 3Z एक्विसिट रैबिट रहता है इसके लिए 100,000 गोल्ड कॉइन्स ले लेता है। इस समय जियान से कुछ मतलब पैसे मांगती है, क्योंकि इसके पास 1 लाख मतलब स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी। जियान तुरंत ही अपना वो डाउ एम्पर क्रिस्टल कार्ड निकालता है और इस बंदे को पे कर देता है। बंदा जियान से कहता है, जब ये ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली तुमसे कांटेक्ट करूंगा। बाद जियान तुरंत यहाँ से यिंगिंग को लेकर निकल जाता है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मेडिसिनल मार्केट में जाने लगता है। स्टॉल ओनर भी रहता है जियान को जाते देख करके काफी हैरान होता है, कहता है ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये भी जानता था ये जो येलो स्क्रॉल है सिंपल तो नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत टैटर्ड मतलब पुराने जैसा दिख रहा था। ये जियान के डाउडी लेवल के 1st ग्रेड के अल्केमिस्ट होने के कारण ही तैयार हो गया था। यिंगिंग जो रहती जियान से कहती, मैं तुम्हारे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगी। जियान इसकी बात सुनकर इग्नोर मार देता है। फिर से जियान से कहती, जियान कहता है छोड़ो, ये 1 लाख की तो स्वर्ण मुद्राएं थी। जियान काफी अमीर था क्योंकि एक अल्केमिस्ट था। यिंगिंग अपने हाथ में उस शानियो रैबिट को पकड़ी रहती है। इस दौरान ये कुछ कोल्ड फीलिंग इसमें से फील कर सकती थी। पर जियान जो रहता है ये जो टैटर्ड येलो स्क्रॉल रहता है उसको अपने सोल पावर से खोलने की कोशिश कर रहा था। इसका जो नींग गोंग वांग रहता है यहाँ पर की इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है, वो भी इस समय मतलब इस स्क्रॉल को देखकर मानो काफी लालची हो गई हो। जियान समझ जाता है यहाँ पर कई सारे लोग हैं, ये तुरंत ही स्क्रॉल को अंदर रख लेता है। चलते चलते ये धीरे धीरे वो कोर ऑफ द डेप्थ ऑफ द मेडिसिनल मार्केट के करीब पहुंच गए रहते हैं। यहाँ पर नॉर्मल लोग नहीं आते थे। अभी जियान के कानों में एक आवाज पड़ती है, तो यहाँ पर वही लोग आते थे जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो या काफी पावरफुल लोग हों। इंसान की आवाज पड़ती है जियान के कानों में, जिसके अंदर एक अलग ही गुस्सा होता है। ये कहता है जियान से, शायद तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग है या तुम्हारे अंदर कुछ इंटरेस्टिंग है। और गाइस स्टोरी यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल एक सुबह एक नई एपिसोड के साथ। होप आप मजे करोगे। इधर जो है चैप्टर्स में थोड़े बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है। फाइट जो है शायद 10 एपिसोड बाद शुरू होगी जब जियान मेडुसा क्लैन के लिए मूव करेगा और जूनियर भी शायद इसे रास्ते में मिल जाए। जो लोग बार बार काइलिन को बोल रहे हैं भाई काइलिन मेरे साथ है, तो वो अभी नहीं तुमके दिखेगी। काइलिन को छोड़ो और जूनियर पर फोकस करो। बाय, गुड नाइट।